संसदीय सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता। भारत में ब्रिटिश पद्धति की संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के कारण यह धारणा प्रचलित हुई है कि भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश संसद के समतुल्य है। यह भी माना गया है कि ब्रिटेन के संसद के संबंध किए जाने वाले सिद्धांत, संसद की संप्रभुता और सदस्य की सर्वोच्चता भारतीय संसद के साथ भी संबंधित किए जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली होने के कारण निश्चित रूप से भारत की संसद एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था है। तथापि भारत की संसद को न तो संप्रभु माना जा सकता है न ही सर्वोच्च। संसद की संप्रभुता ऐसी स्थिति का संकेत करती है जिसमें संविधान में परिवर्तन करने की और कानून बनाने की संसद ऐसी स्थिति संकेत करती है जिसमें संविधान में परिवर्तन करने की और कानून बनाने की संसद पर शक्ति, क्षेत्र और प्रकृति की दृष्टि से कोई मर्यादाएं व सीमाएं नहीं हैं। भारत में स्वयं संविधान में ही संघात्मक शासन की व्यवस्था करके कुछ विधायी शक्तियों को राजसूची में सम्मिलित करके उन्हें संसद की विधि निर्मात्री शक्ति की परिधि से बाहर निकाल दिया था। विधायी शक्तियों के संघ और राज्यों के मध्य वितरण के माध्यम से संविधान संसद की संप्रभुता का विचार का निषेध कर दिया था। भारत में न्यायपालिका ने संसद के असीमित संविधान निर्मात्री शक्ति के सिद्धांतों को निर्णायक रूप से सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया है। केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिपादित कर दिया है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका ने सांसद की संप्रभु के दावे पर पूर्ण विराम लगा दिया है। संसद की सर्वोच्चता का विचार ऐसी स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे संसद द्वारा किए गए विधायी शक्ति के प्रयोग के शासन किसी अन्य निकाय का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के स्पष्ट प्रावधानों के द्वारा संसद की सर्वोच्चता के विचार का निषेध किया जा सकता है। संविधान का मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 भी संसद की सर्वोच्चता के विचार का प्रभावी रूप से निषेध करता है। इस भाग में सम्मिलित संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई ऐसी कोई ही विधि को भाग 3 में घोषित किए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो, अवैध व शून्य होगी। संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह अनुच्छेद 226 द्वारा राज्यों को उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करने के संविधान की सर्वोच्चता को प्रतिबंधित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत में संसद के विभिन्न अवसरों पर अपनी संप्रभुता और सर्वोच्चता की एक पक्षीय घोषणा करने का प्रयास किया गया है। संविधान के 24वें और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह घोषित करने का प्रयास किया गया है कि संसद को संविधान के संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से एक और न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरे ओर यह भी घोषणा किया गया है कि भूमिका संविधान के संसद द्वारा किए गए संशोधनों को किन्हीं भी आधारों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह सत्य है कि संविधान के 24वें तथा 42वें संविधान संशोधन की असीमित संविधायी शक्ति की घोषणा करने वाले अंशों को भारत की न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं कर दिया जाता है तो भारत की संसद के संप्रभु और सर्वोच्चता अस्थायी हो जाती है। केशवानंद भारती मामले में पुनः मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता तथा विधि निर्माण एवं संविधान संशोधन के माध्यम से शक्ति असीमित नहीं है, अपितु सीमित और मर्यादित है। संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है? विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। विधेयक के प्रकार: सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। विधेयक सरकारी एवं गैर सरकारी दो प्रकार के हो सकते हैं। जब सरकार की ओर से किसी मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक सरकारी मान लिया जाता है।
जबकि मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत एवं विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान ने वैधानिक विधि के लिए कुछ व्यवस्थाएं निश्चित की हुई हैं। इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त वैधानिक प्रक्रिया के विषय में विस्तृत विवरण लोकसभा और राज्यसभा के विधि नियमों में अंकित है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार वित्तीय विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में से पारित होने के पश्चात ही कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में विधेयक के संबंध में मतभेदों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इन प्रावधानों को छोड़कर वैधानिक विधि संसद की ओर से निर्मित नियमों पर आधारित है। दोनों सदनों में एक जैसी वैधानिक विधि की व्यवस्था की गई। प्रत्येक विधेयक को संसद के पास होने के लिए 3 वाचनों से गुजरना आवश्यक है। यदि विधेयक का प्रभाव अन्य विभागों पर पड़ता हो तो संविधान विभागों में संवैधानिक शंका हो तो कानूनी मंत्री तथा महान्यायवादी से विचार विमर्श किया जाता ताकि वैधानिक त्रुटियों को दूर किया जा सके। इसके पश्चात विधेयक की रूपरेखा एवं मंत्रिपरिषद गंभीर विचार विमर्श करके संबंधित मंत्री को विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए कहती है। जब विधेयक की संबंधित मंत्री अंतिम रूप से तैयार कर लेता है तब मंत्री परिषद उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे देती है। विधेयक की तैयारी में यह विधि केवल सरकारी विधेयक पर ही लागू होती है। विधेयक प्रस्तुत करना तथा प्रथम पठन। विधेयक प्रस्तुत करना तथा प्रथम पठन। संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार धन तथा वित्त विधेयक, धन तथा वित्त विधेयक, धन तथा वित्त विधेयक से भिन्न साधारण विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 107 है, ये कहता है कि धन या वित्त विधेयक, या तो धन विधेयक या वित्त विधेयक से भिन्न से अलग, या तो धन विधेयक या वित्त विधेयक, या तो धन विधेयक या वित्त विधेयक से अलग साधारण विधेयक किसी भी सदन द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जाता है। यानी साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है, यानी जो भी सदस्य होता है वो विधेयक प्रस्तुत करता है, उसको 1 मास की अग्रिम सूचना सदन के अध्यक्ष या सभापति को देनी पड़ती है। यानी जो सदस्य है उसको देना है तो 1 महीना पहले दे देगा कि हमको देखिए अध्यक्ष को या सभापति को कि हमको ये देना है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, 1 महीना पहले। ऐसी सूचना के साथ ही विधेयक को पेश करने के कारण तथा उद्देश्य एवं विधेयक पर आने वाले व्यय का विवरण आदि वर्णित करना आवश्यक है। इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है। इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की निश्चित तिथि तय करता है। निश्चित तिथि के अनुसार विधेयक को पेश किया जाता है। यदि इस अवस्था पर विधेयक का विरोध हो तो सदन का अध्यक्ष विधेयक पेश करने वाले तथा विरोधी सदस्यों को अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहता है। यानी निश्चित तिथि के अनुसार कोई फिक्स डेट होगा, विधेयक को पेश किया जाता है फिक्स डेट को, ठीक है। अब 1 महीना पहले देना है। ऐसी सूचना के साथ ही विधेयक को पेश करने के कारण तथा उद्देश्य एवं विधेयक पर आने वाले व्यय का विवरण आदि वर्णित करना है। यानी जो भी आप पेश करेंगे तो विधेयक पर आने वाले जो भी खर्च होगा उसको ही पेश करना है। इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है। फिर वो कहेंगे कि आप इस दिन लाइए विधेयक को, इस दिन आप पेश कीजिए, कितना खर्चा होगा पड़ता है। निश्चित तिथि फिक्स हो जाएगी और फिक्स होने के बाद यदि इस अवस्था पर विधेयक का विरोध हो तो सदन का अध्यक्ष विधेयक पेश करने वाले तथा विरोधी सदस्यों को अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहता है। यदि मान लेते हैं कि सदन में विधेयक आया और उसमें विरोध हो रहा है तो सदन के अध्यक्ष क्या कहते हैं, कहेंगे कि सब कोई अपना अपना मत प्रस्तुत कीजिए, अपना अपना विचार व्यक्त कीजिए। इसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक के संबंध में निर्णय
किया जाता है। इसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक के संबंध में निर्णय किया जाता है। सदन में आज्ञा मिल जाने पर संबंधित सदस्य विधेयक का शीर्षक पढ़ता है। सदन में आज्ञा मिल गया तो जो भी सदस्य है विधेयक का शीर्षक पढ़ेगा, कहेगा महोदय, महाशय, महादय, तथा विधेयक की जानकारी सदन को देता है। जो उसमें विधेयक है लिखा हुआ उसको सदन को देखा कि देखिए महाशय, ये इसमें लिखा हुआ है। इस अवस्था में विधेयक पर विस्तृत वाद विवाद नहीं होता है। इस अवस्था में यानी इस अवस्था में विधेयक पर विस्तृत वाद विवाद नहीं होता है। इस प्रकार विधेयक पेश किए जाने के पश्चात इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और छापी हुई प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जाती है। अतः इस तरह विधेयक प्रथम पठन के बाद दूसरे पठन में प्रवेश करता है। विधेयक को पेश करने की उपरोक्त विधि के अतिरिक्त अध्यक्ष किसी विधेयक की सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे देता है। किसी विधेयक की सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक की सदन में पेश की आवश्यकता नहीं होती तथा विधेयक का दूसरा पठन आरंभ कर दिया जाता है। प्रायः सरकारी विधेयक को गजट यानी बजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और इस विधेयक को प्रत्यक्ष रूप से दूसरे पठन से ही आरंभ किया जाता है। इस कारण कि सरकारी विधेयकों को इस विधेयक को प्रत्यक्ष रूप से दूसरे पठन से आरंभ किया जाता है और इस कारण सरकारी विधेयकों को सदन द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर के प्रति कोई संदेह नहीं होता है। द्वितीय पठन में क्या है? तो द्वितीय पठन में एक निश्चित तिथि को विधेयक को पेश करने वाला निम्न प्रस्ताव में से किसी एक प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। कोई भी एक प्रस्ताव को फिक्स डेट इसमें भी रहेगा, ठीक है। विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए, तुरंत विचार किया जाएगा। विधेयक को किसी प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। क्या विचार कीजिए, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाएगा, यानी दोनों ओर से। जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाएगा। जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाएगा, यानी उसमें क्या है, सदन केवल उन विधेयकों पर तत्काल विचार करने के लिए सहमत होता है जो विधेयक बहुमत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं या विवाद से परे होते हैं। सदन क्या है, सदन केवल उन विधेयकों पर तत्काल विचार करने के लिए सहमत होता है जो विधेयक बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं या विवाद से परे होते हैं। विवाद से परे होते हैं या देखे हैं कि नहीं ये तो महत्वपूर्ण है, जैसे कोरोना काल का हो गया, तो कोरोना काल की वैक्सीन कौन कंपनी बनाएगी, तो इसके डिसीजन लेने के लिए इस पर निर्णय तुरंत लिया जाएगा। प्रायः विधेयक को संबंधित प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा। विधेयक है उसको संबंधित प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा। यदि सदन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सहमत है, यदि सदन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सहमत हो तो विधेयक को दूसरे सदन की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। उसकी स्वीकृति के पश्चात ही विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समितियों के पास भेजा जाता है। यदि सदन किसी विधेयक के प्रति जनमत जानने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो सदन का सचिव तत्काल विधेयक को राज्य सरकारों के पास भेज देता है। राज्य सरकारें विधेयक को अपने गजट में प्रकाशित करके स्थानीय संस्थाओं तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के मतों को एकत्रित करके प्रदान कर दिया जाता है। राज्य सरकार विधेयक को अपने गजट के प्रकाशित करके स्थानीय संस्थाओं तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के मतों को एकत्रित करके सदन को भेज देती है। सदन में जब उपर्युक्त प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव पेश किया जाता है तो विधेयक पर एक सामान्य बहस होती है, छोटा सा, तथा उस विधेयक के सिद्धांत तथा उसके साधारण प्रावधानों को जानकारी सदन में दी जाती है। विधेयक के समर्थक पक्ष में तथा विरोधी विपक्ष में संक्षिप्त भाषण देते हैं। इस स्तर पर विधेयक के विभिन्न अनुच्छेदों पर कोई वाद विवाद नहीं होता है और न ही संशोधन पेश किए जा सकते हैं। बहस केवल विधेयक के सामान्य सिद्धांत एवं इसके प्रावधानों तक सीमित रहती है।
समितीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा 540, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, ये भी याद रख लेना है। अब समिति की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात विधेयक को पेश करने वाला सदन में निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। समिति के रिपोर्ट के आधार पर सदन विधेयक पर विचार करें। समिति के रिपोर्ट के आधार पर सदन विधेयक पर विचार करें। विधेयक को पुनः प्रवर समिति के पास भेजा जाए ताकि विधेयक का भली भांति अवलोकन किया जा सके। जनमत जानने के लिए विधेयक को समिति की रिपोर्ट पर सहमति सहित प्रकाशित किया जाए। जनमत जानने के लिए विधेयक को समिति की रिपोर्ट सहित प्रकाशित किया जाए। यदि सदन समिति की रिपोर्ट के आधार पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो सदन विधेयक के एक एक अनुच्छेद पर बहस करती है। प्रत्येक अनुच्छेद पर सदस्यों का मतदान होता है। सदन के सदस्य प्रत्येक अनुच्छेद संबंधी संशोधन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, परंतु संशोधन प्रस्ताव की सूचना बहस से एक दिन पूर्व देना आवश्यक है। संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकार करना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि सदन बहस के बाद संशोधन की स्वीकार कर ले तो उसे विधेयक में शामिल कर दिया जाता है। इस प्रकार विधेयक का नया प्रारूप तृतीय पठन के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार जो विधेयक है एक नया प्रारूप बन जाएगा और तृतीय पठन के लिए तैयार हो जाएगा। तो तृतीय पठन में क्या है, इसमें 1 माह पूर्व विधेयक की सूचना सभापति को देनी पड़ती है। प्रथम पठन में क्या है, प्रथम पठन एवं भारत के राज्यपाल में प्रकाशित करता है। समिति के द्वितीय पठन के पास अथवा नागरिक की राय जाननी होती है। तृतीय पठन में क्या है, तो तृतीय पठन में विधेयक को संपूर्ण रूप से पारित किया जाता है। तृतीय पठन में विधेयक को संपूर्ण रूप से पारित किया जाता है। इस पठन में विस्तृत बहस नहीं होती है और न ही संशोधन पेश किए जाते हैं। यदि विधेयक के भाषा संबंधी कोई त्रुटि है तो साधारण विधेयक द्वारा साधारण संशोधन द्वारा यदि कोई त्रुटियां हैं तो साधारण संशोधन द्वारा कर दिया जाता है, यानी कोई गलती हुआ तो। यदि उपस्थित तथा मत देने वालों का बहुमत विधेयक को सामूहिक रूप से स्वीकार कर ले तो अध्यक्ष सदन की ओर से विधेयक पारित होने की घोषणा कर देता है। लोकसभा के पास होने के पश्चात अध्यक्ष की ओर से विधेयक को पारित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में पारित किया जाना, एक सदन में से विधेयक को पारित होने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक उन सब अवस्थाओं को पार करता है जिसमें से विधेयक प्रथम सदन से गुजरा था। प्रयास करते हैं।